साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। विजय रूपानी होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं विजय रूपानी। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। असम के कोकराझार मार्केट में आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत, 30 घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से हालात की जानकारी ली। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा की 84वीं जयंती पर सीएम ने साधा बीएसपी पर निशाना। कहा, मायावती की सरकार में हुई सरकारी खजाने की लूट, पत्थरों और स्मारकों पर किया गया पैसा बर्बाद। लखनऊ में ही विधानसभा घेरने जा रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र संघ बहाली और प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र। और मैनपुरी में पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदे 2 मजदूरों की मौत के बाद जबरदस्त बवाल। एसपी और डीएम के सामने लोगों ने चौकी इंचार्ज की पिटाई की। चौकी फूंकने की भी कोशिश की गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। सियासत में आरोप लगते हैं और लगाए भी जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरोपों में दम कितना होता है। अगर आरोपों में दम होगा तो सियासी फायदा तय है। हम ऐसे आरोप और प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के 2 दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे पर लगाए हैं। मौका था समाजवादी चिंतक और छोटे लोहिया के नाम से चर्चित जनेश्वर मिश्रा की जयंती का। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए पिछली सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकार ने खजाना लूट लिया था। यही नहीं, उन्होंने पत्थरों और स्मारकों पर पैसा बर्बाद किया। उन्होंने अरबों खर्च करके जो पार्क बनवाए उससे अच्छे हमारे पार्क हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कह रहे थे। सवाल है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस चुनावी साल में ही खजाने की याद क्यों आई है? क्या पिछले 4 वर्षों में लूटे हुए खजाने को मुख्यमंत्री याद नहीं कर पाए थे? सवाल यह भी है कि अगर पिछली सरकार ने खजाना लूट लिया तो अखिलेश यादव की सरकार ने खजाना भरने के लिए क्या किया? सवाल यह भी है कि अपने पार्कों को अच्छा बताना और दूसरे के पार्कों को खराब बताने के पीछे आधार क्या है? इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बेदाग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां दंगा कराने की फिराक में हैं। हमें सावधान रहना होगा। सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले दंगों का जिक्र खुद मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं। क्यों? क्या यह मुलायम सिंह यादव की चुनावी रणनीति का कोई हिस्सा है? उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज यूपी सरकार पर जमकर बरसी और कहा कि बुलंदशहर गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की जगह दोषियों पर सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। मायावती ने आगरा में रेप के वीडियो को लेकर भी सपा सरकार को घेरने की कोशिश की। मतलब साफ है कि चुनावी साल है और दोनों धुर विरोधी पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। अब सवाल यह जो हमने शुरुआत में किया कि किसके आरोप में कितना दम है? क्या यूपी की पिछली सरकार ने सचमुच खजाना लूट लिया था? क्या मायावती ने पत्थरों और स्मारकों पर पैसा बर्बाद किया था? सवाल यह भी है कि क्या यूपी की मौजूदा सरकार प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम है? प्राइम एजेंडा आज इसी मुद्दे पर। आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ
जो मेहमान जुड़े हुए हैं, रितु सिंह बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितु जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लीलावती कुशवाहा, नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ी हुई है। लीलावती कुशवाहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के शुक्ला जी, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी। कमलाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल लीलावती जी आप ही से लेंगे। क्यों ये 4.5 वर्षों के बाद अचानक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खजाने के खाली होने की, उसके लुटने की याद आ गई? इसका क्या कनेक्शन है इस चुनावी साल से? लीलावती जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? आवाज तो आ ही नहीं। लीलावती जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा सवाल यह है कि इस चुनावी साल में ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को क्यों याद आ रही है पिछली सरकार द्वारा खजाने को लूटे जाने की? लगता है आवाज की दिक्कत है। हम जो है, जी बोलिए। सरकार से अपेक्षा करती है। बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। जनता अपेक्षा करती है कि सरकार अच्छा काम करे, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया। और पिछली सरकार की इसलिए काम नहीं हो पाया कि वो केवल पत्थर और पार्क में ही लगी थी। जो हाथी खड़े के खड़े हैं, कुछ हाथी खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, न उनको उठने का मौका मिला और न उनको बैठने का मौका मिला। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तो वो काम किया है जो जनता के लिए किया है। और सर्व समाज के लोग वहां पे जाते हैं टहलने के लिए, माननीय जनेश्वर मिश्रा पार्क में, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि पर्यावरण जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। नहीं, वो सारी चीजें ठीक है, सरकार वो सब चीजें ठीक है, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन बड़ा आरोप आज ये लगाया अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री कि साहब पिछली सरकार ने खजाना लूट लिया था। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हमारा सवाल ये है, कितनी मूर्तियां बनी, कितने स्मारक बने, पार्कों में पैसा कहां कैसे खर्च किया गया, जरूरत थी नहीं थी, वो हम अगले हिस्से में आएंगे। नंदन जी, बात सुनिए। जब जनता के लिए कोई काम ही नहीं हुआ तो ये तो जाहिर सी बात है कि खजाना लूट लिया। और सारा का सारा खजाना केवल पत्थर और पार्क और मूर्ति में लगाया गया। जनता के लिए एक भी काम नहीं हुआ। आज समाजवादी पार्टी 108 नंबर एम्बुलेंस, 102 नंबर एम्बुलेंस, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, सिंचाई फ्री, सारा का सारा जनता के लिए काम किया जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि पिछली सरकार खजाना लूट लिया, केवल उसका एक ही काम था, जो जनता ने अविश्वास, जनता के बीच में अविश्वास गया और समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता ने दिया, सरकार बनी। ठीक है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश, देखिए लीलावती जी, सब जानते, पूरा पैनल जानता है कि चुनावी साल है, तौर से ठीक है। अब आपकी बात पर जवाब लेने दर्शक जल्दी जल्दी, आज पैनल थोड़ा बड़ा है, हम चाहते हैं कि चर्चा थोड़ी सार्थक हो और सबको समान मौका मिले इस डिबेट में बोलने का। रितु जी, जवाब दीजिए। आप पिछली सरकार चला रही थी, बहन जी की सरकार थी, सब जानते हैं। 2012 से पहले आरोप 4.5 वर्षों बाद आ रहा है जिसमें खजाना लूट लिया, पार्क बनाया गया। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि 600 करोड़ में से 1% उन पे खर्चा आया। और जो पार्क बनाए गए या मूर्तियां लगाई, जो अपने महापुरुषों को सम्मान दिया गया, उन पार्कों में मतलब टिकट लगता है। आज तक मुझे कोई सरकार बताते, कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी, जहां किसी भी जगह टिकट लगता हो, अरे उसका तो करोड़ों सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए फिर बोलिए बीच में। मैं आपकी बात में नहीं बोलूंगी, आप बोलिए। आंकड़े गलत दे रही हैं। ठीक है, कमलाकर जी बोलने नहीं जा रहे। आपको 1% खर्च हुआ है और क्या कहते हैं, उससे आपको करोड़ों रुपए की वापसी हुई है। आप बता दीजिए कौन सी सरकार ने टिकट लगाया? दूसरी बात, क्या नहीं करा? अरे ये ताजवे एक्सप्रेस वे बनाया, उस पे क्या दलित चलते हैं? सारे लोगों के लिए बनाया, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, आप बताना, हॉस्पिटल खोले, क्या ऐसा काम बहन जी नहीं किया? और सुरक्षा के मामले में महिलाओं की सुरक्षा आज देख लीजिए और बहन जी के समय में देख लीजिए। नहीं, तो ये सारे जो काम किए रितु जी, मुख्यमंत्री का आरोप फिर सही है कि इन सारे कामों में खजाने की चिंता नहीं। मतलब अगर उन मूर्तियों पे किसी महापुरुष को सम्मान दिया, अभी बीजेपी वो मूर्तियां जो पटेल जी की मूर्ति लगाने जा रही है, उस पर बताइए ना
कितना क्या उसका कोई रिटर्न है? हमने तो रिटर्न दिया है, मतलब उस पार्क में टिकट लगा के वो वापस किया है सरकार को वो पैसा। ये जिक्र भी मुख्यमंत्री कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बीएसपी के मतलब जमाने में तुम जो तो फ्री में सुन काम लीजिए करते हो। रितु जी, वो ये कह रहे थे कि बीएसपी के पार्क जो बनाए गए बीएसपी सरकार के कार्यकाल में, उनमें टिकट लगती थी। तो सरकार को ही तो नहीं फायदा है नहीं, और इसमें। हमने जो पार्क बनाए उसमें कोई टिकट हाँ, नहीं तो लगती। वही तो सरकार ये क्यों देंगे? नहीं तो ये आपने सब क्या फ्री का पार्क काम इसलिए करना बनवाए थे कि उनमें कम से टिकट कम लगे? उन पार्कों में लोग नहीं, जाते आपने हैं, पार्क टिकट क्या खर्च इसलिए करते हैं, बनवाए उसको थे आपकी देखते सरकार हैं। ने कि टिकट लगे, इसलिए लगाया बनवाए। तो मतलब सरकार को ही तो पैसे रिटर्न वापस हुए। अच्छा, अगर मतलब हमने पॉलिसी थोड़ा सा थी। पैसा खर्च किया तो वापस भी तो मिला सरकार को। अच्छा, मतलब ये इनकी- पॉलिसी- हाँ। बिल्कुल मिला। इनकी सरकार ने क्या बना देते हैं और कुछ वापस है, रिटर्न है, सरकार को वापस क्या देते हो? मतलब ये रणनीति के तहत किया गया ना कि पहले खजाना खाली करो पार्कों को बनवाने में, 1% से ज्यादा खाली नहीं हुआ है। हाँ, और फिर टिकट लगाओ और फिर पैसा तो लो ये और अच्छी फिर बात है खजाना ना, भरो। सरकार को वापस भी तो मिला और हमेशा मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, हम आते हैं कमलाकर जी आपके पास, हम जरा के शुक्ला जी को भी जोड़े, लेकिन उससे पहले मनोज जी की टिप्पणी जरूरी है। मनोज जी कैसे बहन जी ने देखें? तो लाखों लोगों को नौकरी दी है। ठीक सर, ठीक। मनोज जी देखिए- कैसे देखें हम इस पूरे मामले को? मौका था जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती का, लेकिन आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों को लेकर हो रहा था। क्या चुनावी साल है इसलिए, या इसका कोई अर्थ भी है? नहीं, बिल्कुल जो आपने शुरू में ही जो फरमाया वो आपके आज इस टॉपिक के सारे सवालों का जवाब भी छिपा था। देखिए, भारत में जो लोकतंत्र के तहत जो एक तरह से प्रतियोगी, इस लोकतंत्र के तहत जो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है और जो दलीय प्रणाली काम करती है, और आपने खुद ही कहा कि चुनावी साल है, तो इसमें इस तरीके के स्ट्रेटेजिक आरोप लगाए जाते हैं। मुझे याद आता है जी। जब अखिलेश यादव को विजयश्री मिली ठीक 4 साल पहले 2011 में, तो उन्होंने कहा था कि जितने स्टैचू मायावती ने बनाए हैं दे ऑल विल बी इंटैक्ट, कोई उनको तोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा उन मूर्तियों को। सरकार में उन्हें जीत मिल गई थी, उन्हें जरा राजनीतिक रंजिश लेने की जरूरत नहीं थी। अब चूंकि चुनावी साल आया है तो अखिलेश यादव, जो कि एक सोबर व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि खजाना लूटा गया और मूर्तियां बनवाई गई। मैं एक बात और कह दूं, बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जी, जो बचाव उनकी प्रतिनिधि रितु सिंह जी कर रही हैं, आप ये बताइए कि मायावती ने अभी इस चुनाव लड़ने के पहले ही उन्हें क्यों ये घोषणा करनी पड़ी कि अगली जो हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 पैसा भी मूर्तियों में और पार्कों में खर्च नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं राजनीति की नैतिकता का यह तकाजा है कि जनता के सामने और जनता के फंड का कौन पार्टी कितना ज्यादा सदुपयोग कर कितना ज्यादा जनता का कल्याण करती है, ये हमारी लोकतंत्र की कसौटी होनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरीके की बातें आ रही हैं। सबको मालूम था कि बहुजन समाज पार्टी में और बल्कि और भी पार्टियों में टिकटों की खरीद बिक्री होती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में कभी चर्चा नहीं हुई। आज बहुजन समाज पार्टी के ही कुछ बहिष्कृत नेताओं ने जब यह आरोप लगाया कि वह जो है दलित नहीं दौलत की बेटी और चुनावों की खरीद बिक्री टिकटों की खरीद बिक्री होती है, तो कम से कम पब्लिक डोमेन में ये डिबेट तो हो रहा है। सारे राजनीतिक दल जो टिकट खरीदते और बेचते होंगे उन्हें कम से कम लोक लज्जा तो होगी। तो कुल मिला जुला करके लोकतांत्रिक सुधारों के और हमारे राजनीतिक सुधारों के जितने बड़े मुद्दे हैं, इन चुनावों के जरिए पब्लिक डोमेन में यदि चर्चा के लिए आते हैं तो हमारे लोकतंत्र के लिए ये बड़ी ही शुभ घड़ी होगी। इसमें किसी पार्टी को स्कोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मौलिक व्यवस्था में सबका मूल मकसद है कि जो पहचान की राजनीति है, जाति धर्म भाषा क्षेत्र, और जो दूसरा जो राजनीति मनी और मसल की राजनीति है, और तीसरा ये जो पॉपुलिज्म की राजनीति है, इन चारों पांचों 6 बिंदुओं पर जो हमारी लोकतंत्र की सारी ये राजनीति और उसकी रीति नीति चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं चोट मारने का समय आ गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि मायावती ने कहा कि अब हम मूर्तियों और पार्कों पर खर्च नहीं करेंगे। अखिलेश यादव अब कहते हैं कि हमने विकास कार्य किया, लेकिन कुछ हर पार्टियों पर कुछ ना कुछ टैग मार्क लगे हैं। और चुनावी साल में वैसे ही याददाश्त बड़ी तेज हो जाती है, और बहुत सारी चीजें राजनीतिक दलों को एक दूसरे की याद आने लगती हैं। मनोज जी, हम एक बार लखनऊ स्टूडियो जाएं, जरा चर्चा में जोड़ें के शुक्ला जी और त्रिपाठी जी को। कमलाकर त्रिपाठी जी, आपसे संबंधित सवाल तो हम थोड़ा बाद में लेंगे, लेकिन पहले एक टिप्पणी इस नूरा कुश्ती पर। कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देख रही है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खजाना खाली था, खजाना लूट लिया गया था, और मायावती जी कह रही हैं कि कानून व्यवस्था डम हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। दोनों चीजें सही हैं राजीव भाई। इन दोनों ने अपने अपने तरीके से
समाज को लूटा है, उत्तर प्रदेश को बदहाली के कगार पर लाया है। होने को कांग्रेस ने तो ऋतु जी सुन लीजिए, ऋतु जी सुन लीजिए, पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का, सुन लीजिए। कहूंगा ऋतु जी अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए भाई। आप बोल रही थी, हम लोग नहीं बोल रहे थे। राजीव भाई, पार्कों की अगर आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये गेहूं बनाम गुलाब की लड़ाई है। बेसिकली आप पार्क से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं बनाया और कोई अपने नाम के लिए। सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए। हाँ, थोड़ा एनवायरनमेंट में फर्क पड़ सकता है, थोड़ा पब्लिक को घूमने टहलने की सुविधा जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने 1000 करोड़ खर्चा करके 1000 करोड़ 5000 करोड़ खर्चा करके जो है जो पार्क बनते हैं जी, उनका पब्लिक के लिए, जो भारत एक विकासशील देश है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोटी है। आम आदमी को जैसे सर अभी देखिए, आप देखिए नहीं, आपने कितना अच्छा कांग्रेस ने देश चलाया, अभी तक भुखमरी है। नहीं, अभी तक बोलिएगा, बस उन्हें पूरा करने दीजिए, 20 सेकंड में बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ, पूरा करिए कमलाकर जी, पूरा करिए। रेशम घोटाला मायावती जी के समय में, जिसमें 3-3 सीएमओ मरते हैं, और अभी ये जो मुलायम सिंह यादव जी जब जनेश्वर मिर्च पार्क को संबोधित कर रहे थे, राजीव भाई, सर आप भी तो अपने घोटाले की लिस्ट दीजिए, आपके किस किस नेता ने क्या क्या घोटाला किया, कि वो जमीन मकान के कब्जे न करें। दूसरे को कहने से पहले अपने आप में भी जाने की कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। 70 साल होने को आए, आज भी लोगों की दशा नहीं सुधरी है। ये चीज वो भी मान रहे हैं कि उनके लोग जो है वो जमीन मकान के कब्जे में लिप्त हैं। आज भी लोगों के पास गाड़ी में बैठा गुंडा अपने घर नहीं है, कैसे रोटी खाते हैं। नहीं देखिए, अब तो लीलावती जी भी शुरू हो रहे हैं। ऋतु जी होल्ड करिए प्लीज। ऋतु जी जब बारी आए तब बोलिएगा, उन्हें पूरा तो कर देंगे। कमलाकर जी 10 सेकंड में खत्म करिए। वहां से हटाने का काम करते हैं। सरकार इतना दिन रही है त्रिपाठी जी, अरे लीलावती जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह, अगर ये दशा लीलावती जी, आप लोगों की पार्टियों की कांग्रेस की वजह से आज लोगों की ये हालत है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, राजा बने हमारे की बात नहीं। अमिताभ ठाकुर एक आईपीएस हैं, ठीक, लीलावती जी होल्ड करिए सर। काम किया है, मतलब वोट लिए इन लोगों से, राजा खुद बने कि भाई वोट हमारा, कुर्सी हमारी। सभी लोगों ने सम्मान से नाम लिया है नेताजी का, और इस तरह से आप बयान दे रहे हैं। अच्छा कमलाकर जी हो गया सर, हो गया कमलाकर जी, हो गया। अब जरा के शुक्ला जी को आने दीजिए। हो गया कमलाकर जी, हो गया। देखिए अब लीलावती जी भी फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। ऋतु जी एक मिनट, ना ऋतु जी प्लीज, देखिए डिबेट का डेकोरम बनाए रखिए। लीलावती जी फिर हमें अननेसेसरी ब्रेक पर जाना पड़ेगा। हम एक निवेदन कर दें, लीलावती जी एक निवेदन कर दें, और ये निवेदन सारे पैनलिस्ट से है कि दर्शक वो डिबेट पसंद करते हैं जिस डिबेट में जो पैनलिस्ट हैं वो अनुशासित होकर समय के दायरे में और अपनी बारी के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। आमतौर पर जब सारे लोग बोलते हैं तो दर्शक किसी बात को सुन नहीं पाते हैं। तो आपकी बात लीलावती जी सुन लीजिए, सुन लीजिए लीलावती जी, आप लोगों की बात दर्शकों तक पहुंच नहीं पाती, इसमें आप ही लोगों का नुकसान। अमिताभ ठाकुर ने सुन लीजिए लीलावती जी, सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, वो कोर्ट ने लीलावती जी सुन लीजिए, मैम सुन लीजिए, दर्शक सुन नहीं पाते हैं बात को ठीक तरीके से, लिहाजा कोई अर्थ नहीं है उसका, क्योंकि आप लोगों की बात वहां तक पहुंचती नहीं है। निवेदन ये है कि अपनी अपनी बारी में बोलिए, बीच में एक दूसरे को मत टोकिए प्लीज। हम जरा के शुक्ला जी के पास जाएंगे। के शुक्ला जी, यूं तो नेताजी ने चूंकि परिवार के बुजुर्ग हैं और मुखिया हैं, फिर वही चिंता दिखाई है कि साहब समाजवादी पार्टी का क्या होगा 2017 में। उन्होंने कहा है कि दूसरे राजनीतिक दल तैयारियों में उतर चुके हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कहां हैं, इस सवाल पर हम आना चाहते हैं। उन्होंने आज यह भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दंगे कराना चाहती है इस प्रदेश में, इस बात का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन पहले जरा एक टिप्पणी इस नूरा कुश्ती पर, बीजेपी इसे कैसे देखती है? ये पार्क जो बनवाए गए और खजाना खाली हो गया, और तुम्हारे पार्क में ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमारे पार्क में ऑक्सीजन फ्री है, ये सब क्या है? ये सब चुनावी याददाश्त है क्या? देखिए राजीव जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले हमारे बीच में जितने भी भाई और बहन बैठी हैं, इनसे अनुरोध है कि जो आपने आग्रह किया है कि बीच में बात न काटें, अपनी बारी आए तो उसका उत्तर दें।
दोनों सरकारों के समय में कुछ काम हुए पार्कों के बनाने के, तो मुझे एक घटना याद आती है। मैं जब पढ़ता था 8वें 9वें क्लास में, तो हिस्ट्री का पेपर अनिवार्य पढ़ाया जाता था और 10 सवाल आते थे हमारे समय में जी। 5 करने होते थे। हमारे एक साथी थे, वो पढ़ते भी नहीं थे हिस्ट्री वाले दिन और नंबर ले आते थे 100 में 70 75। हम लोग हिस्ट्री बड़े दिन भर रात भर पढ़े तो कहा जाता था हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटो दिन में सफा। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा भाई तुम पढ़ते नहीं हो, पिक्चर चले जाते हो, 70 नंबर कैसे लाते हो जी? तो उन्होंने कहा देखो हर राजा ने सड़क बनवाई, हर राजा ने पुल बनवाए, हर राजा ने कुएं खुदवाए, हर राजा ने पार्क बनवाए, हर राजा इस तरह के दैनिक उपयोग में काम करता है, इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? लिखते चले जाओ, 5 का वो क्वेश्चन आते हैं, फलाने राजा पर निबंध लिखो, फलाने राजा की शासन व्यवस्था पर अपने विचार रखो। आप सब में लिख दीजिए उन्होंने सड़क बनवाई, उन्होंने पार्क बनवाए, उन्होंने नलकूप लगवाए, उन्होंने कुएं खुदवाए, उन्होंने लैंप लगवाए। ये जो काम है ये शासन के नित्य दैनिक काम चलते रहते हैं। रोजगार व्यवस्था, गरीब आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था, काम की व्यवस्था, ये करने का काम जो करते हैं वो करते हैं शासन के काम हुआ किसी शासन के द्वारा। लेकिन आज की जो सरकार अपनी चल रही है जी। इस सरकार के विषय में क्या कहा जाए, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने स्वयं अपनी बात कह दी है। मुलायम सिंह जी के अनुभवी नेता हैं, बड़ा लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है, वो संघर्ष से आगे बढ़े हैं। अखिलेश यादव को सोने की थाली में परोस करके रख दिया गया है। अखिलेश जी उस पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं जहां मुलायम सिंह पहुंच चुके हैं। मुलायम सिंह को अनुभव हो रहा है, 2017 की असलियत उनके सामने है, वो जान रहे हैं कि हम वापस सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसलिए वो अपनी बार बार चिंता प्रकट करते हैं। वास्तव में जैसे बहुजन समाज पार्टी ने जो पार्क बनवाए, अगर वो पार्क सही थे जैसा रितु सिंह जी कह रही हैं, अगर वो मूर्तियां लगवाना सही थी तो मायावती जी ने क्यों ये स्टेटमेंट दिया कि अब हम इस अगले कार्यकाल में न मूर्ति लगवाएंगे न पार्क बनवाएंगे। ज्यादा कहीं ना कहीं तो गलती अनुभव कर रही हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मायावती जी ने एक वर्ग विशेष को बहुत ज्यादा टिकट दी नेता के ही जिक्र और कर उनको रहे कहा कि मैं चुनाव जीत जाऊंगी और चुनाव जीत भी गई। लेकिन जिसको उन्होंने जोड़ा उसके नाम से कोई किसी भी नेता का स्मारक उस वर्ग के लिए नहीं बनाया गया। किसी भी सवर्ण नेता के नाम पर, साहित्यकार के नाम पर कहीं पर भी नहीं बनाया गया। एक वर्ग विशेष के महापुरुषों के नाम पर बड़े बड़े पार्क बनाए गए। लखनऊ में एक अंबेडकर पार्क बना, उस अंबेडकर पार्क में जो हॉस्टल बना वहां पर कोई आम आदमी रह नहीं सकता था, वहां पर कोई जनता का व्यक्ति जा नहीं सकता था। बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए बनाया गया था। उसका प्रवेश भी बड़ा मुश्किल में बाद में टिकट लगा के खोला गया। इसी तरह से लखनऊ में एक परिवर्तन चौक बनाया गया। ट्रैफिक नियमों का ध्यान नहीं रखा गया, कई चीजें बनाई गई, फिर तोड़ी गई, फिर बनाई गई, पैसे का दुरुपयोग हुआ। और कहा जाता था उस समय माया नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी। इसका मतलब ये हुआ के शुक्ला जी, पार्टी ने के शुक्ला जी तो फिर सत्ता में मुख्यमंत्री ने जो कहा खजाने की जांच करवाएंगे, के शुक्ला जी को जेल भेजेंगे। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? हाँ, उसी सवाल पर मायावती जी को जेल भिजवाया। अगर वो मान रहे तो खजाना लूटा है, जैसा आज अखिलेश जी कह रहे हैं। अगर अखिलेश जी कह रहे हैं खजाना लूटा, तो मायावती जी पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? अब ये सवाल ले लेते हैं। अब लीलावती जी को मौका देते हैं। पिछली बार उन्हें चुप करा दिया गया था, अब उन्हें मौका देते हैं। वाली बात जब आप हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक, के शुक्ला जी अब लीलावती जी को मौका देते हैं। रितु जी हो गया, रितु जी हो गया, लीलावती जी अब जवाब दीजिए। के शुक्ला जी ने विस्तार से प्रश्न रख दिया जो प्रश्न हम करना चाह रहे थे, और अब आप जवाब दीजिए कमलाकर त्रिपाठी जी की बात का भी। अब बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी संघर्षों की कोख से पैदा हुए हैं, कोई विरासत नहीं, वो भी नेता हैं और संघर्षों की कोख से पैदा हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया और इतना बढ़िया साफ सुथरी छवि का इतना अच्छा काम करने वाला कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं। लीलावती जी मैम, सवाल तो समझिए
कि 40 साल लीलावती में जी, 40 साल मैम देखिए, अब कुछ भी बोलना है उससे तो नहीं चलेगा। किसी ने किया ही नहीं। लीलावती जी, अगर सवाल तो 108 समझिए मैम, नंबर, सवाल ये है 102 कि नंबर। अगर मुख्यमंत्री को ये लगता है कि पिछली सरकार ने खजाना लूट लिया था, तो जो चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो खजाना लूटने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, वो कड़ी कार्रवाई कहां है? अगर उन्हें चुनावी साल में यह याद है कि खजाना लूटा गया, तो उन्हें अपनी देखिए- जिम्मेदारी भी याद है या नहीं है? सवाल यह है। रघुनंदन जी, ये बात सुनिए हमारी भी। वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र में जो लिखा था वो करके दिखाया। अरे। और खजाना की जो बात अभी आपने कहा है, हाँ। वो पिछली सरकार ने तो वेद पुराण को भी अरे ताक पर हमने रख नहीं दिया। कहा है हम लीलावती लोग जी, आज ने मुख्यमंत्री ने लगवा खुद कहा तो है। उनकी बात ही छोड़ दीजिए। रही मुख्यमंत्री कार्रवाई ने की खुद बात- कहा है लीलावती जी, हमने कार्रवाई नहीं की कहा है। बात- मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने खजाना लूट लिया था। जो 18 साल के बाद उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, लड़कियों को साइकिल दी। और बहन जी ने तो खजाना बहुत कुछ देखिए, किया। ओहो, आपकी इससे सरकार उलझ ने जाएगा, क्या मामला किया? उलझ जाएगा। एक ब्रेक जनता लेते के हैं। हित में काम करना ठीक है, एक चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज जो आरोप प्रत्यारोप लगे वो सिर्फ एक ही तरफ से थे। किसानों के लिए, बहन जी की तरफ से भी राज्यसभा में आज कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे। और नेताजी ने तो एक बड़ा आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा दिया। ठीक है रितु जी, हो गया। लोगों के नेताजी ने एक बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को लेकर कह दिया कि ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहती हैं। इसके पीछे का सच क्या है? क्यों नेताजी ऐसा कह रहे हैं? और ऐसा कहते हुए भी वो अपनी पार्टी के लोगों को नसीहत देना नहीं भूल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भैया वेट भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना। वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 7678076780 पर। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। भैया वेट भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना। वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 7678076780 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और आज के प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे क्यों होते हैं हर राजनीतिक दल और राजनेताओं के पास, जो 5 साल में 1-2 बार, खास तौर से चुनावी साल में ही याद आते हैं। आज उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां, एक सत्ताधारी पार्टी और दूसरी मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से ऐसे ही कुछ हमले किए गए हैं। समाजवादी पार्टी पर, उसकी सरकार पर एक चिर परिचित हमला है जो कानून व्यवस्था को लेकर होता है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा में आज कानून व्यवस्था को लेकर फिर से एक बार प्रदेश की सरकार को घेरा। उधर आज छोटे लोहिया के तौर पर जाने जाने वाले जनेश्वर मिश्रा की 84वीं जयंती के मौके पर अखिलेश यादव, जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, नेताजी जो पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने विपक्षियों को निशाने पर लिया। लेकिन नेताजी जैसा कि हर एक पार्टी के कार्यक्रम में करते हैं, इसमें भी उन्होंने वही किया, कार्यकर्ताओं को यह याद दिलाया कि चुनाव अब बहुत करीब आ गया है। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी ले लें, फिर थोड़ा और विस्तार में जाएंगे। मनोज जी, क्या वाकई नेताजी असल मायने में जो एक बड़े बुजुर्ग की, एक मुखिया की जो जिम्मेदारी है, जैसा कि अभी के शुक्ला जी कह भी रहे थे, उसे नहीं भूलते हैं? क्या यह सच है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता है तो वो आज भी नेताजी को ही है कि चुनावी वैतरणी पार कैसे होगी? आज भी नब्ज वही टटोल रहे हैं, वही पकड़ रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिकल राजनीति में जो राजनीति जो की जाती है, एक तो थ्योरी में जो राजनीति शास्त्री लोग बोलते हैं या टीवी चैनलों में डिबेट होता है, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स करता है, जो रियल पॉलिटिक्स है, उसका जो सत्य है वो कोई भी चीज़ पूर्ण सत्य नहीं होता है। कई बार मंचों पर बड़े बड़े अच्छे आदर्श की बातें की जाती हैं, पार्टी कार्यालय में बैठ करके बिल्कुल रियल पॉलिटिक्स की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, सारी व्यू रचना टोटल जाति पर, पैसे पर और जो नारों पर और पॉपुलिज्म पर केंद्रित होती है। तो मुलायम सिंह को मालूम है, क्योंकि मुलायम सिंह भी इतने लंबे अपने राजनीतिक कार्यकाल में कभी भी वो दूसरी बार चुनकर नहीं आए मुख्यमंत्री के बतौर उत्तर प्रदेश में, और उन्हें मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रबल होती है। उसमें भी अगर एक तीसरे प्लेयर के रूप में बीजेपी का उभार हुआ है। कांग्रेस पार्टी भी पहले की तुलना में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होकर चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव एक वरिष्ठ अभिभावक के नाते तमाम मीटिंगों में, पहले भी, यह आज पहली बार नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, वो बार बार अपने नेताओं की जमकर के क्लास लेते हैं और सब ओपनली कहते हैं। अपने बेटों को उन्होंने, अपने बेटे मुख्यमंत्री को उन्होंने कई बार खिंचाई की है, कई मंत्रियों को उन्होंने निकाला है, कई चीजें वो बिल्कुल सरेआम सबके सामने उन्होंने कहा है कि आपके मंत्री ऐसे कर रहे हैं, आप विकास कार्यक्रमों की उपेक्षा कर रहे हैं, फलाना ठिकाना जो भी होता है वो कहते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव को भी मालूम है कि दरअसल हमारी भारत की जो लोकतांत्रिक राजनीति है, वह राजनीति जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर ही चलेगी। तो उनका एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसी में जोड़ दें, इसी में सवाल जोड़ दें कि इतने बार कहने के बावजूद कोई असर नहीं है, न शैली पर, न कार्यकर्ताओं पर। देखिए, उसमें कई सारी चीजें होती हैं, कई चीजें कहने के लिए होती हैं। वास्तविक अर्थों में जो उसके सामने के तमाम जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे पहले कहा जाता था कि अखिलेश यादव को एक नहीं 3-3 सीएम को झेलना पड़ता है अपने, और सबको उन्हें अंकल कहना पड़ता है, जैसे कि आजम खान हो गए, आप उनके जो चाचा हो गए सतपाल यादव हो गए, या इस तरीके के जो वरिष्ठ नेता है। तो पहले तो ये तालमेल की कमी थी, और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना था। मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक आदर्शवाद के तहत जो है अखिलेश यादव को सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले 4 साल में एक तरह से अपनी कुल मिला जुलाकर जो छवि पेश की है, वह एक तरह से बड़बोलेपन की बिल्कुल छवि नहीं रही है। मिला जुला करके उनके कोई भी उनके खिलाफ का कोई भी बड़ा घोटाला सामने नहीं आया है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल करप्शन है, जो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है, उसको लेकर हमें तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने कोई एक्स्ट्रा काम किया है, कोई स्पेशल कार्य किया है। और जो समाजवादी पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है, जो उनकी रियल पॉलिटिक्स का वो एक हिस्सा है कि क्राइमिनल एलिमेंट को बढ़ावा मिल जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। वो एक खास जाति विशेष के सारे पुलिस थानों में नियुक्तियां करते हैं। पुलिस का जो है जो रोल होता है वो क्रिमिनल फ्रेंडली होता है। मायावती के बारे में जो एक खास जो किंवदंती है कि वो तो ब्यूरोक्रेट्स को, वो एक ऐसी राजनेता है कि ब्यूरोक्रेट्स की असल दवा वो करती हैं, उन्हें जो है बिल्कुल राजनेता के शीर्ष नेतृत्व के पैरों तले वो रखती हैं। परंतु वह भी पार्टी के फंडिंग के नाम पर या तमाम चीजों के नाम पर इकोनॉमिक करप्शन से और मॉनेटरी करप्शन से उन पर जो है दोनों राजनीतिक दलों के बारे में अलग-अलग परसेप्शन है। बिल्कुल दोनों के अलग-अलग। भारतीय जनता पार्टी जो है इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं
कम्युनिटी हेट्रेड की वो राजनीति करेगी ही करेगी। ये इनका और परसेप्शन कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन ये है जिसको लोगों ने 30 साल पहले त्याग दिया है कि वो खानदान की पॉलिटिकल पार्टी है और वो एक अपने पुराने नेहरू गांधी परिवार के आज चीजों को वो ढो रही है और उन्हें ये लगता है कि प्रियंका और सोनिया को अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्तित्व बनाए लेकिन रखना है। दिलचस्पी है कि हर राजनीतिक दल के लिए एक परसेप्शन एक बारगी में जब फायदा देता है या फायदेमंद साबित होता है, वही आगे चल के कहीं नुकसान भी करने लगता है। राजनीतिक दलों को ही समझना होगा। हम लीलावती से संक्षेप में टिप्पणी लें। लीलावती जी, कोई पहला मौका नहीं है, आप तो जानती हैं पार्टी के एमएलसी हैं और मनोज जी भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई असर होता नहीं दिखता नेताजी की बात का। उन्हें चिंता है कि 2017 में क्या होगा। वो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का वोटर जो है वो क्या चाहता है, क्या समझता है। एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर होती है, लेकिन नेताजी की चिंता से बाकी पार्टी नहीं जुड़ रही है। रघुनंदन जी, विकास के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई पीछे नहीं कर सकता है। अब देखिए हमने सवाल क्या किया और आप जवाब कहां से शुरू कर रहे हैं। हमारा हमला लीलावती जी, हमारा सवाल क्या है मैम, हमारा सवाल क्या है? हाँ, ये हमारा सवाल सीधा ये लीलावती जी कि जो नेताजी की चिंता है पार्टी उससे जुड़ क्यों नहीं रही है? आप विकास से शुरू कर रहे हैं। डिबेट कई बार हो चुकी है, आगे चुनाव के दौर है, होती रहेगी, विकास को नापा मापा जाता रहेगा। नेताजी की चिंता से कितना सरोकार है पार्टी को, ये बताइए। नेताजी राष्ट्रीय आएंगे के शुक्ला जी आएंगे, प्लीज आएंगे, पूरा कर लेने दीजिए। नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों को हमारे नेता हैं और उनको चिंता होना स्वाभाविक है और वो चिंता बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को अगर वो सहेजेंगे नहीं, कार्यकर्ताओं को अपनी उनको उत्साहित नहीं करेंगे, उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तो कार्यकर्ता ही हमारा चुनाव जिताता है, कार्यकर्ता ही हमारे पार्टी का नेता होता है। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में उनको उत्साहित करना नेताजी हमेशा करते रहते हैं, कोई आज नई बात नहीं है। और नेताजी बात बिल्कुल नहीं है रितु जी, बस बात बिल्कुल नई नहीं है लीलावती जी। हमारी चिंता ये है कि बात नई नहीं है, फिर भी कार्यकर्ता चेत नहीं रहा है। सवाल ये है ना, कई सारी चुनावी चिंताओं के बीच ये एक बड़ी चिंता नेताजी के भीतर है जिसे वो हर पार्टी के मंच पर सामने रखते हैं और खुले तौर पर कहते हैं, वहां मीडिया की भी मौजूदगी होती है। अब जरा हम के शुक्ला जी की टिप्पणी ले लें, फिर जरा कमलाकर जी के पास जाएं, क्योंकि आज नेताजी ने यह हमला किया, यह आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दंगे करा सकती हैं। एक तो के शुक्ला जी, नेताजी की टिप्पणी जो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चिंता है उस पर रोशनी डालिए, और दूसरा ये कि यह आरोप भी कोई नया नहीं है कि बीजेपी दंगे करा सकती है। पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासी फिजा में यह आरोप तैर रहा है, नेताजी ने एक बार फिर दोहरा दिया है। राजीव जी, जो आपने पहले कहा, प्रश्न पूछा कि असर क्यों नहीं हो रहा है माननीय मुलायम सिंह जी यादव की सलाह का, उसका जवाब थोड़ा बड़ा एक अजीब सी कहावत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए जी, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं। सर अजीब हो लेकिन असंसदीय न हो, बहुत व्यक्तिगत न हो। में कही जाती थी जब किसी रईस, मैं तो उसको असंसदीय नहीं मानता हूं ना, वो व्यक्तिगत है, वो एक जनरल बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, संक्षेप में रखिए जी। तो जब कोई परिवार, बड़ा रईस परिवार का लड़का सब उत्तराधिकार में पा जाता था और खुद कुछ काम नहीं करता था, उसको कई बार लोग सचाते थे, भाई कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा करो, अपने खजाने को और बढ़ाओ जो आपके पिताजी छोड़ गए, लेकिन वो खर्च तो करता रहता था, कमाता कुछ नहीं था, गुडविल नहीं कमा पाता था। तो एक सज्जन से पूछा गया कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिसको हराम का मिला खाने को, अब वो शब्द मैं नहीं आगे बोलूंगा, वो क्यों चला कमाने को। यही हाल अखिलेश जी का है। अखिलेश जी को बिना किसी संघर्ष के एक पुत्र होने के नाते पिता द्वारा उत्तराधिकार दे दिया गया। वास्तव में राजीव जी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है। समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। मुलायम सिंह सन्स एंड ब्रदर, इनको ये चिंता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, इनको गुडविल कमाने की, जनता की भलाई करने से कोई लेना नहीं। और बहुजन समाज पार्टी प्रोप्राइटरशिप में की फर्म है, वहां तो कोई और है ही नहीं।
एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाएं। वहां कोई नेता ही नहीं है, जो कुछ है बहन जी हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता होगा, अच्छा, ठीक है, जो संघर्ष से आगे बढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, रितु जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले दंगे फैलाने का आरोप आप लोगों पर फिर लगा है। ये पार्टियां आपकी इतनी बड़ी पार्टियां अगर ये कुछ करती तो आज शायद बीजेपी नहीं होती, बीएसपी नहीं होती। बीएसपी ने मान्यवर काशे जो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चीजें दी, जिस हिसाब से आपको संविधान चलाना चाहिए था, वो कांग्रेस और बीजेपी नहीं चला पाई, तो पार्टी बनानी पड़ी। आपने क्या किया आप बताइए ना। 70 साल होने को आए हैं, आज भी भुखमरी है। और बीजेपी का क्या, आपका तो नारा था ना कि धन वापस, अच्छे दिन आने वाले आ गए, आपके अच्छे दिन वापस आ गए। दालें महंगी, हर चीज महंगी, आप हमें बता रहे। अरे हमने तो वो बस कमलाकर जी आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं कमलाकर। ऋतु जी हो गया, ऋतु जी हो गया, बन जाते थे। आज हमने सत्ता में लोगों के, कमलाकर जी आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं कि आप भी राजा, आप ही के पास। ठीक है, ऋतु जी हो गया, लीलावती जी मैम हो गया मैम हो गया। नेताजी की नसीहत भी समझिए। कमलाकर जी अब आपके पास आएंगे। देखिए अभी के शुक्ला जी से जवाब पूरा नहीं हुआ, जरा हम दंगे पर उनसे लेना चाह रहे थे आंसर, लेकिन हम कमलाकर जी अब आपको शामिल करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और कड़े हमले नहीं करती है, लेकिन आज हमने देखा कि नेताजी के सुर और भाषा कुछ बदले हुए थे। आज नेताजी ये कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी दंगे करवा सकते हैं। इसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। क्या कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में दंगे करवाने में लिप्त हो सकती है क्या, कमलाकर जी? देखिए राजीव भाई, एक सिंपल सी बात है, जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, अभी मनोज भाई कह रहे थे कि वो परिवार में सिमटी हुई, हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट से लेकर के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के, कैंपेन कमेटी के कोऑर्डिनेटर से लेकर के, सारे अलग अलग लोग हैं और सबका अपना एक राजनीतिक वजूद है, चाहे वो प्रमोद तिवारी जी हो, संजय सिंह जी हो, राज बब्बर साहब हो या शीला दीक्षित जी हो। एक चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस हमेशा सर्व समाज को लेकर के चलने की राजनीति करती है। संप्रदाय पर आधारित जो पार्टियां हैं उसमें शुरू से बीजेपी और सपा आती रही है, और अभी मुजफ्फरनगर के दंगों में जो सहायक कमेटी की रिपोर्ट है उसमें इन्हीं दो लोगों के नेताओं के नाम भी आए हैं। लेकिन इसके पहले मैं और एक बात कहना चाहूंगा, पूरा करने दीजिए सर। जो मायावती जी समाजवादी पार्टी पे एलिगेशन लगा रही थी, एलिगेशन तो उनका सही है राजीव भाई, लेकिन मायावती जी जब 2007 में आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगा दे हाथी पर। बाद में वो नारा हो गया कि गुंडा चढ़ा है हाथी पर, गोली मारेगा छाती पर। ये दौलत की बेटी हैं, इनके समय में 3-3 सीएमओ की हत्याएं होती हैं संदिग्ध परिस्थितियों में, जेल के अंदर भी सीएमओ मरता है। और समाजवादी पार्टी के लिए तो शुद्ध रूप से एक कहावत प्रचलित हो गई है कि समाजवादी पार्टी के 4 उपहार, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, ये पूरा प्रदेश इस समय करा रहा है। और जब आदमी को छटपटाहट होती है, घबराहट होती है, तो आदमी सामने वाले पर आरोप इसी तरह लगाता है। तो मुलायम सिंह यादव जी वो शख्सियत हैं जो बिहार के चुनाव में बने सेक्युलर गठबंधन से एक दिन पहले वो अमित शाह से मिलते हैं और उसके दूसरे दिन वो उस गठबंधन को अजीब तरीके के कारण बता करके छोड़ देते हैं। ठीक। तो वो किन शक्तियों को मजबूत काम करने का काम कर रहे थे ये तो जग जाहिर हो गया। लेकिन आज की डेट में राजीव भाई एक उनका बयान आज आप नहीं दिखा रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं। मुलायम सिंह यादव जी ने जनेश्वर मिश्र पार्क में स्वयं आज इस बात को कार्यकर्ताओं से कहा, 5 बार तो पूछा कि सरकार बनाओगे, और उसके बाद कहा कि जमीन मकान का कब्जा छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, जमीन मकान के कब्जे करने बंद करो। इसके पहले भी मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी और अपने सारे मंत्रियों को भी नसीहत दे चुके हैं कि वो जनता से जुड़ने का काम करें, समाज से जुड़ने का काम करें।
अखिलेश यादव जी के समय में विकास अगर किसी चीज का हुआ है तो भ्रष्टाचार का हुआ है। गायत्री प्रजापति जैसे लोगों के कारण दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अधिकारी को त्रस्त किया गया है। यहां पर कलेक्ट्रेट के सामने 2.5 साल तक मथुरा में एक व्यक्ति जमीन कब्जा करके बैठता है और उसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि उसे इनके लोगों का संरक्षण प्राप्त रहता है और उसमें हम अपने 2 बड़े पुलिस अधिकारियों को खोते हैं। मतलब दंगे का जो आरोप लग रहा है वो समाजवादी पार्टी की हताशा निराशा, पत्रकार की हत्या होती है, जिंदा जलाकर मारा जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बगल में दलित बच्ची को जो है वो बलात्कार करके। संक्षेप में आपकी बात पर लीलावती से जवाब भी लेंगे और एक अधूरा रह गया है के शुक्ला जी का जवाब, उसको पूरा करेंगे। इनके स्वयं के लोग मानने को तैयार नहीं। ठीक है के शुक्ला जी, पहले आप अपनी बात पूरी करिए, फिर इकट्ठा लीलावती से जवाब लेंगे। राजू, देखिए मैं जो अभी हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे, मुलायम सिंह जी के राज्य में गुंडागर्दी बढ़ी है, सब लोग जानते हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। जब वो उनका नाम ही मुलायम है, मुलायम के सरकार है, अखिलेश जी उनके कहने से चल रहे हैं, तो कानून व्यवस्था के प्रति वो हमेशा मुलायम ही रहते हैं, अपराधियों के प्रति भी बड़े मुलायम रहते हैं। वही नहीं, उनका पूरा खानदान का पूरा परिवार, और उनके 5 साल का जो शासन को मिला चलाने का, और जब 12 में उनकी सरकार बन के चुन के आई और 14 में चुनाव हुए, तो एक खानदान जो चल रहा है मुलायम खानदान, उसी में पार्टी सिमट के रह गई और बहुजन समाज पार्टी का तो लोकसभा से नामो निशानी मिट गया। आने वाले 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इसको जवाब देगी। और जैसा भी आप कह रहे थे हम सबको पूरे समाज की पार्टी के त्रिपाठी जी, तो इनके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का ये बयान मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। एकदम एक वर्ग को संभालने के लिए, एक वर्ग को अपने पास मोड़ने के लिए, वर्ग को मोड़ने के लिए नहीं शुक्ला जी, पहला हम कहते हैं, जो भी अकलियत है, जो कमजोर है, अधिकार जो कमजोर है उसी का है, पहला अधिकार उसी का है। और मैं भी इस बात को कहता हूँ, तुष्टीकरण कांग्रेस की देन रही है, हमने सारे समाज को लेकर के। अच्छा ठीक है, मैं कभी बीच में ठीक है, फिर हम मनोज जी के पास आ जाए, हम जरा मनोज जी को फिर इस चर्चा में ले आए, क्योंकि बड़े नेता की बात का जब लंबे लबाब निकलता है तो उसे थोड़ा समझना चाहिए। अगर आप किसी नेता के बयान को बताएंगे तो उस पर मैं बोलूंगा। ठीक है शुक्ला जी, आपकी बात भी हो गई, त्रिपाठी जी आपकी बात भी हो गई। ठीक है शुक्ला जी, हो गया शुक्ला जी, आपकी बात भी हो गई। हम जरा मनोहर जी के पास अब आना चाहते हैं। त्रिपाठी जी आपकी बात भी हो गई सर। ठीक, त्रिपाठी जी ये कह रहा हूं कि देश के संसाधनों पर ठीक। अरे ऋतु जी, हम तो उन्हें रोक रहे थे, आप बीच में आ रही है। ठीक है त्रिपाठी जी, हो गया, ये हर घर की परंपरा है। ठीक, हो गया सर, हो गया प्लीज हो गया। हम जरा मनोहर जी के पास आना चाहते हैं। राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं, दूसरे दल खारिज करते हैं, लेकिन मनोहर जी एक अजीब सी स्थिति है और शायद जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा ये हमें और ज्यादा देखने को मिलेगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में दंगों का डर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है, कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से। इसे हम कैसे समझें? क्या वाकई कोई ऐसी आशंका, कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, या सिर्फ ये वोटों को पोलराइज करने का डर है? कैसे देखें? देखिए, जो पहले तो मैं ये कहूँगा, जो हमारे चारों राजनीतिक दलों के जो आपके प्रतिभागी हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने दल की ब्रांडिंग की और सबने ये दिखाया कि हम जनता के प्रति ज़्यादा हैं। भाई, जनता के प्रति तो सब चाहते हैं, लेकिन असली ध्यान तो पहले लोगों का ये होता है कि कैसे हम आसानी से सत्ता प्राप्त कर लें और इस चुनाव की बैतरणी पार कर लें। तो हमारे ये लोकतंत्र की अपरिपक्वता है, या पिछले 70 सालों में जो हमारे राजनीतिक सुधार इस लोकतंत्र के अधीन जो होने चाहिए थे, कि जो पहचान की राजनीति, भारत एक हेट्रोजिनस कंट्री है जहां पर कि तमाम तरह की जातियां, भाषा, धर्म, इस देश का विभाजन हुआ है धर्म के आधार पर। 2 नेशन थ्योरी ही थी हिंदू और मुस्लिम की, जो कि, और जबकि आज भी हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, ये भारत की महानता है और उस पर हमें फक्र भी है। वो सेकुलरिज्म एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है, इसको कोई खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे ये दल
इस चुनाव बैतरणी पार करने के लिए जो अलग अलग ईडीएम का सहारा लिया है, किसी ने धर्म का, किसी ने जाति का, किसी ने भाषा का, किसी ने जो है मनी का, किसी ने मसल का, किसी ने खानदान का, किसी ने इमोशन का, किसी ने पॉपुलिज्म का। तो जो दंगे की आप बात जो कह रहे हैं वह भी हमारी पहचान की राजनीति का, कॉम्युनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और सबको मालूम है, मायावती को मालूम है कि हम दलित अपील नहीं करेंगे, वोटर हमारा पोलराइज नहीं होगा। मुलायम सिंह को मालूम है कि हम पिछड़ा और जो है अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का अगर चीजें नहीं अपील करेंगे तो हमारा वोटर पोलराइज नहीं होगा। बीजेपी को मालूम है कि हम मेजोरिटिज्म को जब तक वो नहीं करेंगे अपील, हमारा वोटर पोलराइज नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी तो सबकी मिक्सचर है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का विभाजन करवाया, बाद में जो है तमाम तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को पोषित किया, अपने खानदान की रक्षा करने के लिए देश की राजनीति की जितनी बीमारियां थी उस पर किसी पर हमला नहीं किया। भ्रष्टाचार 1960 में आ गया था, आज तक उस पर हमला नहीं हुआ। तो कुल मिलाजुलाकर सारे दलों का एक ही उद्देश्य है कि शॉर्टकट तरीके से कैसे सत्ता में सेंध लगाया जाए और फिर जनता के सामने अलग अलग एजेंडे लिए जाए। बाकी वो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा था ये बीजेपी के शुक्ला जी ने कि ये पुल तो बनते ही हैं और वो क्या बोलते हैं सड़कें तो बनती ही हैं, ये तो रूटीन वर्क है। लेकिन कौन व्यक्ति देश के बेसिक्स को लेकर के पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ पूरे सिस्टम में बदलाव के साथ वह एक प्रयोग करता है, वह इस इतिहास में दर्ज होने लायक है। वर्तमान में हमें कोई भी पार्टी, सब रूटीन पॉलिटिक्स कर रही है और सब जो है एक भारत की मौजूदा सिस्टम के तहत शॉर्टकट तरीके से सत्ता। आपकी बात पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एक एक कमेंट, लेकिन पहले शुरू करेंगे हम कमलाकर त्रिपाठी से, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर और देश का बंटवारा और 60 में भ्रष्टाचार की दीमक देश में लग चुकी थी। कई सारी बातें आपने कांग्रेस को लेकर कही। कमलाकर जी, पहला जवाब आपकी तरफ से। भाई, मैं मनोज जी की क्षमताओं पे मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। जिस प्रकार से ये आज बंटवारे का जो है वो विभाजन जो है वो कांग्रेस को बनाना चाह रहे हैं। कांग्रेस उस समय देश की आजादी की लड़ाई की पार्टी थी मनोज भाई, और इंटरिम सरकार भी रही। और ये पूरा विश्व जानता है कि ब्रिटिशर्स ने अलगाव के बीज पहले ही बो दिए थे। वो कांग्रेस ने और गांधी जी ने उस चीज को समाहित करने की बहुत कोशिश पूरे इतिहास का एक तथ्य मालूम है हमें त्रिपाठी जी। गांधी जी मार्च 47 से लेकर के और जून 47 तक एकदम कटे हुए थे माउंटबेटन के साथ होने वाली वार्ता में, लेकर के चलने की बात की। और ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग, उस समय भारतीय जनता पार्टी तो थी भी नहीं, नाथूराम गोडसे ने एक अहिंसक व्यक्ति की हत्या की। नाथूराम गोडसे कांग्रेस का मेंबर पहले था। लास्ट कमेंट लेना चाह रहे थे लेकिन उलझ जाएंगे, अभी चर्चा उलझ जाएगी, अभी उलझ जाएगी। विभाजन पर बात करिएगा अलग से त्रिपाठी जी। आज का मुद्दा विभाजन, आज तो ये मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में आपकी कोशिश है इस पर, वो कांग्रेस पर किया है। हमने 60 साल बस आ रहे शुक्ला जी आ रहे, इसीलिए चला आ रहे 10 सेकंड में पूरा करने दीजिए। 5 साल के अंदर खत्म हो गई। ठीक है त्रिपाठी जी, हो गया। संघ के लोग तो अपनी पर्ची तक नहीं काटते, सबूत क्या पेश किया जाएगा? आपके संघ के ठीक है कमलाकर जी, हो गया, देखिए हो गया। मतलब ये डिबेट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाती है। हम चाहते हैं कि सारे लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। ठीक, आवरण ओढ़े हुए लोग हैं और ये जनता के अच्छा, लीलावती जी का कमेंट ले लें, एक कमेंट लीलावती जी का। कमलाकर जी, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी सर, तो सबको कैसे मौका मिलेगा? एक कमेंट लीलावती जी का। लीलावती जी बोलिए, संक्षेप में बोलिए लेकिन सही बोलिए और विषय से जुड़ा हुआ बोलिए। तो ये होती कि सभी लोग विकास की बात करते और विकास की बात करते तो बहुत अच्छा लगता। इन्होंने अच्छा दिन आएगा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा अच्छा दिन आएगा। वो कब अच्छा दिन आएगा? 2 साल का दिन गुजर गया, अच्छा दिन लोग देखते रह गए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को भी जानते हैं, क्योंकि उनकी जब केंद्र में सरकार थी तो उन्होंने कितना घोटाला किया है, इसको सभी लोग जानते हैं। रही बात बहुजन की,
तो मैं कहना चाहती हूँ बहुजन को सभी लोग जान चुके हैं कि उन्होंने पिछली गवर्नमेंट में क्या किया और कैसे उन्होंने पार्क बनवाया। लीलावती जी, जान किसको नहीं पाए, मैं सबसे पहले जान आप किसको बताइए, नहीं पाए इस आपने देश क्या की किया? राजनीति में, अब सबको तो जान गए हैं भाई। अगर आज देखो बुलंदशहर वाला केस, ठीक। आए दिन आपके यहाँ रेप के केसेस होते हैं। एम्बुलेंस ये नहीं पूछता कानून व्यवस्था की जीरो है, गुंडा राज बिल्कुल पनप चुका है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। आपके पुलिस वाले मतलब सोते रहते हैं, लेकिन 100 नंबर चलता नहीं कोई है। काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज भी केंद्र में अच्छा दिन कब आएगा, महिलाओं ठीक। की जो सम्मान की शुक्रिया, बात आप समय करते नहीं। हैं, मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है लीलावती जी, बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे आज की इस डिबेट पे आने के लिए। भाषा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मर्यादा में नहीं बोल सकते हैं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, कमलाकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस डिबेट पे आने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। बहुत शुक्रिया के शुक्ला साहब, आपका भी आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। मनोज जी स्टूडियो आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रितु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अभी तो धीरे धीरे सियासी गर्मी के शबाब पर पहुंचने की शुरुआत है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आरोप प्रत्यारोप की धार और ज्यादा तेज होगी। अभी तो इसमें थोड़ी सी संवेदना और संवेदनशीलता हमें दिखाई देती है। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।